बहुत क्लास लग गया है यार, सब बैच, एक को बैच नहीं बचा। 1 2 3 4 5। हाँ, मुझे मजा आ रहा होगा, ऐसा कह रहा तू? हाँ बेटा, सही कह रहा। ये कौन सा पीपीटी लगाया यार? हाँ चलो भैया, एनर्जी इन एसएचएम पढ़ रहे थे ना? हाँ भैया, तो आज फिजिकल हो गया, मजा आया? हाँ, क्या चीज? मैटर पढ़े? कोई बात नहीं, बहुत आसान है। कोई बात नहीं। चलो भाई सुनो ध्यान से। नेता लोग फोकस के साथ थोड़ा बैठना, ठीक है ना, और ढंग से रिस्पॉन्ड करना। एनर्जी इन एसएचएम का बात करें तो क्या याद है? तीन तरह की एनर्जी है, पोटेंशियल, काइनेटिक और पोटेंशियल काइनेटिक और अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं टी के टर्म में, तो 1/2 के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अरे सही लिख रहे हैं ना? और काइनेटिक एनर्जी हाफ के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। अच्छा, इस एक्सप्रेशन को अगर हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? 1/2 के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस यू नॉट। जैसे मान लीजिए एक स्प्रिंग है आपके पास, उसमें से आप एक बॉल फंसा के लटका दिए हैं, तो जब वो अपने मीन पोजीशन पे है तो स्प्रिंग कुछ खिंचा है कि नहीं खिंचा है? खिंचा है ना जी। अगर स्प्रिंग खिंचा है तो उसमें कुछ एनर्जी है कि नहीं है? तो ये वही एनर्जी है यू नॉट। इसको बोलते हैं एनर्जी एट मीन पोजीशन। एनर्जी एट मीन पोजीशन। अच्छा, जब टोटल एनर्जी लिखते हैं तो क्या हो जाता है भैया? 1/2 के ए स्क्वायर। अच्छा, इन सब का एक्स वाला फॉर्म भी पढ़े थे क्या? 1/2 के एक्स स्क्वायर। और काइनेटिक एनर्जी यू नॉट यहां पे लिख लीजिए, काइनेटिक एनर्जी 1/2 के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और टोटल एनर्जी 1/2 के ए स्क्वायर। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी का एवरेज पढ़े थे क्या? क्या होता है? 1/4 के ए स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी का भी 1/4 के ए स्क्वायर। और टोटल एनर्जी का, उसमें तो कोई चेंज होने वाला नहीं है, तो टोटल एनर्जी का एवरेज हो गया 1/2 के ए स्क्वायर। ठीक है ना? ग्राफ आप पढ़े थे इसका थोड़ा थोड़ा? अरे पढ़े थे? अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक बात बताइएगा, वर्क एनर्जी वाला चैप्टर याद है आपको? कंजर्वेटिव फोर्स नाम का एक चीज पढ़े थे, और लिखे थे एफ बराबर माइनस ऑफ डी यू बाई डी एक्स। अरे पढ़े थे? इसी का थोड़ा बहुत काम पड़ेगा, ठीक है ना? अच्छा, एक और बात बताएं आपको, फील्ड का नाम सुने हैं? जैसे दुनिया में कभी भी कोई फोर्स एक्सपीरियंस होता है ना, तो उस फोर्स का एक विसिनिटी होता है जिसको बोलते हैं एक दायरा। एक दायरे के अंदर ही कोई फोर्स लगता है, ठीक है? जैसे सन है और अर्थ है, सन और अर्थ के बीच में अट्रैक्शन है ना? है ना? किसके कारण है? ग्रेविटेशनल फील्ड। किसके कारण? ग्रेविटेशनल फील्ड। एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है ना, रिपेल भी करता है। ऐसा थोड़ी है कि एक चार्ज पार्टिकल यहां रख दोगे, दूसरा चार्ज पार्टिकल यहां से 100 किलोमीटर दूर रख दोगे, तब भी अट्रैक्ट या रिपेल कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे ना। क्या होना चाहिए? अट्रैक्शन रिपल्शन के लिए एक दायरा सीमित होना चाहिए। क्लैरिटी है? उसी दायरे को फील्ड बोला जाता है। उसी दायरे को क्या बोला जाता है? जब हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं तो वो ग्रेविटेशनल फील्ड हो जाता है। जैसे दो मास बॉडीज, हम और आप यहां बैठ पा रहे हैं क्योंकि हम दोनों के बीच में एक फोर्स लग रहा है, और एक धरती मैया हम दोनों को यहां पकड़ के रखे। स्पेस में हम ऐसे साथ में बैठ सकते हैं? नहीं बैठ पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे और आपके बीच में जो फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो हमारे आपके बीच में लग रहा है, वो यहां भी है और वो स्पेस में भी है, लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत कम है। धरती मैया सपोर्ट में आ जा रही है तो ये इंटरेक्शन बढ़ जा रहा है। तो मेरे कहने का बेसिक सा मतलब है,
कि ये जो एनर्जी है ना, जिसको आप फील्ड बोलते हैं, इसी एनर्जी का वो दायरा बताता है। बात समझ रहे हैं? तो जब आप यहां पर पोटेंशियल एनर्जी का बात करते हैं, तो इस पोटेंशियल एनर्जी के साथ एक टर्म एसोसिएट होता है, केवल पोटेंशियल। क्या भाई साहब? केवल पोटेंशियल। ठीक। जब चार्ज की बात करते हैं तो यही U बाई क्यू हो जाता है। जब मास बॉडी की बात करते हैं तो यही क्या हो जाता है? U बाई एम हो जाता है। अरे बात समझे हैं? बात समझे? जब भी कहीं ऐसा शब्द आ जाए पोटेंशियल, क्या आ जाए? पोटेंशियल। क्लियर है? तो या तो चार्ज पर यूनिट, सॉरी, एनर्जी पर यूनिट चार्ज होगा, या एनर्जी पर यूनिट मास होगा। अरे क्लैरिटी है? छोटे छोटे टर्म्स हैं, वो जब आप इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ लेंगे तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है ना? लेकिन अभी अगर एक आध सवाल में कहीं ये शब्द आ जाए तो हमको ये पता रहना चाहिए। यूनिट भी देख के आपको अंदाजा लगेगा। यहां तक हमारे पास मोटा मोटा कहानी था। ग्राफ राफ याद है इसका? याद है? चलिए देखिए, एक सवाल पढ़िए तो क्या कह रहा है। द टोटल एनर्जी ऑफ अ वाइब्रेटिंग पार्टिकल इन एसएचएम इज E if the amplitude and time period are doubled। आपने एम्पलीट्यूड को भी डबल कर दिया है और टाइम पीरियड को भी डबल कर दिया है। इट्स टोटल एनर्जी विल बी, इसकी टोटल एनर्जी पर क्या फर्क पड़ेगा? तो क्या लिखोगे? टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है भाई? बोलो बोलो बोलो। 1/2 KA²। ठीक। यहां पे टाइम पीरियड का बात किया है ना? तो टाइम पीरियड का मतलब ओमेगा आना चाहिए, कहीं ना कहीं आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? और आप क्या पढ़े हैं? ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या पढ़े हैं? के बाई एम। तो के बराबर क्या हो गया? एम ओमेगा स्क्वायर। मतलब अगर हम एनर्जी को लिखें तो आपके हिसाब से एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर लिख सकते हैं। अच्छा, दूसरी बार जो ई डैश बना है उसमें आप मास चेंज किए हैं क्या? ओमेगा चेंज किए हैं? अरे टाइम पीरियड चेंज हुआ तो ओमेगा चेंज हुआ ना जी। और ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई बाई टी होता है ना? हाँ, बहुत बढ़िया। तो ओमेगा की जगह लिखेंगे 2 पाई बाई टी की 2 टी। टी की 2 टी, 2 टी ना। और यहां पे स्क्वायर। अरे क्लियर है क्या? और इंटू ए स्क्वायर की 2A², इंटू 2A²। अरे क्लियर है? इस वाली इक्वेशन को अगर आप थोड़ा ध्यान से सॉल्व करेंगे तो 1/2 m 2 पाई बाई टी के होल स्क्वायर को अलग ही पड़े रहने दीजिए, इस 2 को बाहर कर दीजिए, 1/4 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? 4A²। क्या 4 से 4 कट गया? और फिर से वही फॉर्मूला बन गया क्या? 1/2 m, ये क्या है भैया? ओमेगा ना, पूरा 2 पाई बाई टी ओमेगा स्क्वायर, और यहां क्या? A²। तो 1/2 m ओमेगा स्क्वायर A²। क्या ये भी E हो गया? तो सही आंसर कौन सा हो गया? ऐसे खूब सवाल पूछे जाएंगे, आपको देखने को मिलेगा ऐसा सवाल। आगे बढ़े। अब बताइए, ये देखिए क्या कह रहा है। टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन एसएचएम इज E, इट्स काइनेटिक एनर्जी एट हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड फ्रॉम मीन पोजीशन विल बी। बोलो, काइनेटिक एनर्जी बताना है। 3A/4, 3/4। गुड जॉब। और निकालो। काइनेटिक एनर्जी एट इट्स हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड। हाँ, निकालो। कैसे निकालोगे? एनर्जी का टोटल फॉर्मूला क्या है? एनर्जी का बताओ पहले। 1/2 KA²। और काइनेटिक एनर्जी का 1/2 KA² माइनस x²। तो 1/2 K, भैया ये काइनेटिक एनर्जी है, K से K काट मत देना। A² माइनस x² की जगह क्या लिखेंगे? A²/4। अरे करेंगे ना? तो क्या 3/4 ऑफ 1/2 KA² आ जाएगा जी। और ये क्या है? E। तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया जी? 3/4 E। समझदार हो? 3/4 E। और बताओ, ये देखो क्या कह रहा है। If the total energy of particle in SHM is E, then the potential energy of the particle at half of the amplitude। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। सब पेन चलाओ यार, ऐसे खाली मत बैठो भाई। कहा हो चौराहा घूमत हो दादा, आओ समय से बैठो भाई। E/4।
पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है जी? 1/2 के एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह बस क्या लिख देना है? a/2, तो a² बाई 4, और इसको क्या हम e लिख सकते हैं? तो क्या होगा? e/4। ठीक है, e/4। ये बताओ, a particle executes SHM on a line 8 centimeter long. Its kinetic energy and potential energy will be equal when its distance from the mean position is. When its displacement from the mean position is. कौन सा? ए नंबर? सी? हाँ, a/√2 पे होता है। गुड जॉब। ये सब तो याद हो जाना चाहिए यार, पिछली क्लास में जो पढ़े थे ना वो याद रहना चाहिए। जैसे देखो क्या कह रहा है, अ पार्टिकल एग्जीक्यूट्स एसएचएम ऑन अ लाइन 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। मतलब एम्पलीट्यूड कितना है? 8। एम्पलीट्यूड कितना है? 4। अबे 4 सेंटीमीटर एक तरफ जाएगा, 4 सेंटीमीटर दूसरी तरफ। इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल व्हेन इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन इज। जब इसकी मीन पोजीशन से क्या डिस्टेंस होगी, तो हमको ये पता है। सुनना, थोड़ी थोड़ी बातें जो हमको याद रखनी चाहिए। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी का? काइनेटिक एनर्जी का 1/2 के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सब बोल के पढ़ेंगे यार, अरे पढ़ेंगे ना भाई। और पोटेंशियल एनर्जी का हाफ के एक्स स्क्वायर। अरे भैया दोनों को बराबर करना है ना। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर? पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी 1/2 के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर। 1/2 के से के कट गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, तो x बराबर a/√2। अरे ठीक है ना, x बराबर कितना? a/√2। पल्ले पड़ा, x बराबर आ गया तुम्हारे पास a/√2। खत्म, बात हो गया। तो a/√2 पे एंगल कितना होता है याद है? मीन पोजीशन से 45 डिग्री ना। अरे याद रहेगा। अब अगर तुम थोड़ा समझदार होते तो तुमको एक ही बार में ये पता चल जाता कि 45 डिग्री पर ही साइन और कॉस बराबर होते हैं। और अगर तुम काइनेटिक एनर्जी का बात करो तो 1/2 के ए स्क्वायर साइन साइन स्क्वायर की कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी है ना। अरे अभी तो लिखे थे यार। यही बात है, जब रेगुलर नहीं पढ़ोगे ढंग से तो ऐसे ही गड़बड़ाएगा मामला। इसलिए रोज का रोज पढ़ के खत्म कर लो। ये बात जान लो कि अगर सिलेक्शन चाहते हो तो तुमको यही मंत्र बता रहे हैं, फॉलो कर लो। जितना बचा है उतना संभाल लो, पीछे का कवर कर लोगे। अगर बचा हुआ संभाल नहीं पाए तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो तुमको सेलेक्ट करा दे। ये बात समझ लेना। और तुम्हारे कंटेंट की ब्यूटी बस इतनी सी ही है कि आगे का पीछे से कोई खास लेना देना नहीं है। बात समझे ना? इतना छोटा लेना देना है कि अगर बाई द वे तुम किसी पॉइंट पे कंफ्यूज हो जाओ तो तुम पन्ना पलट के उसको कनेक्ट कर सकते हो। बुझ रहे हो ना बात? तो थोड़ा सा जागो, थोड़ा ढंग से पढ़ो, जो बचा हुआ है उसको संभाल लो। अगर उसको संभाल लोगे तो हम खुद यही मैकेनिक्स तुमको एक बार और पढ़ा देंगे। मार्च भर में बुला बुला के वन शॉट ले लेके पूरा मैकेनिक्स पढ़ा देंगे। लेकिन जब तुम खुद एफर्ट डालोगे तब ना। खुद से तो जागो पहले यार, जगाओ खुद को। जो बचा हुआ है उसको पकड़ो, रोज 10 सवाल बनाओ और फॉर्मूले याद करो थोड़ा यार। इतने सवाल बनाओ कि फॉर्मूले याद हो जाए। तो देखो यहाँ क्या पढ़े हो? पोटेंशियल एनर्जी साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसमें क्या कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। साइन और कॉस कितने एंगल पे बराबर होते हैं? 45 डिग्री पे। तभी तो यू और के बराबर होंगे। और 45 डिग्री का मतलब है एम्पलीट्यूड a/√2। हो गया सवाल। अब कुछ करना ही नहीं था, पेन भी नहीं चलाना था। पेन चलाना भी ऐसे सवालों के लिए पाप है, सही बता रहा हूं। तो यहां क्या लिखोगे डायरेक्टली? 4/√2। तो यहां ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई, अरे हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया? 2√2। तो सही आंसर क्या हो गया? 3। हम इतना ही काम करते अगर हमारा अवेयरनेस अच्छा होता तो। लेकिन वही गटर में है। पढ़ो ये। फोर्स कांस्टेंट दे रखा है, एम्पलीट्यूड दे रखा है, टोटल एनर्जी दे रखी है। व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एंड मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी?
छोटा सा सवाल है। कितना? 240। बहुत बढ़िया, गुड जॉब। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होती है? कहाँ भैया? मीन पोजीशन पे होती है ना। और पोटेंशियल एनर्जी क्या वही मिनिमम होती है? अरे होती है ना। ठीक। तो काइनेटिक एनर्जी एट मीन पोजीशन का फॉर्मूला क्या होता है भाई? क्या होता है? 1/2 KA²। काइनेटिक एनर्जी पता नहीं है, के पता है क्या? 4 × 10⁻⁶। और ए पता है क्या? क्या हो जाएगा? 10⁻⁻² का होल स्क्वायर। तो 2×2=4 हो गया, और 2 बच गया, तो मतलब कितना हो गया? 200 जूल। 200 जूल हुआ ना। और पोटेंशियल एनर्जी का बात करोगे तो क्या होगा? टोटल एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी मैक्स। तो जब ये मैक्स होगा तो ये यू मिन होगा। तो टोटल एनर्जी कितना है? 240 माइनस 200, तो बराबर कितना? कितना? 40। अरे पूछ पाए? यहां कई बार हमको एक कंफ्यूजन हो जाता है। क्या? कि मीन पोजीशन पर टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होती है, और एक्सट्रीम पोजीशन पर टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी होती है। ऐसा हो सकता है, जो हम फॉर्मूला देख के आते हैं ना, वो फॉर्मूला हमको यही कहता है। लेकिन फिर वही वाला एग्जांपल सोचिए कि एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग से आप एक बॉल लटका दिए हैं। जब स्प्रिंग अपने मीन पोजीशन पे है तो पहले से ही कुछ खिंची हुई है कि नहीं? अरे है ना। तो इनिशियली उसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी है। बूझ रहे हैं? हाँ, तो ये वही एनर्जी है। यहां देखिए तो ये क्या कह रहा? द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल ऑसिलेटिंग ऑन एक्स एक्सिस एज यू इक्वल्स टू, ये दे रखा है। हियर यू इज इन जूल एंड एक्स इज इन मीटर। टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज 36 जूल। क्लियर है? टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितना है? 36 जूल। स्टेट वेदर द मोशन ऑफ पार्टिकल इज सिंपल, हार्मोनिक और नॉट। तो आप अगर सोचे होंगे, एक बात हम अभी ये इसी वजह से एक्सप्लेन किए थे कि F बराबर -kx पढ़े हैं क्या? दिस इज द इक्वेशन ऑफ, ये क्या है भाई साहब? इक्वेशन ऑफ SHM। अरे है कि नहीं है? है ना। एक से, ये क्या है भाई साहब अपने पास? इक्वेशन ऑफ SHM। मोटा मोटा हिसाब क्लियर हो रहा है? अब सोचिए, अगर आपको एनर्जी का एक्सप्रेशन दे रखा है 20 + x - 2 का होल स्क्वायर, तो क्या किसी भी तरह से आप फोर्स निकाल सकते हैं? फोर्स निकालने के लिए क्या करेंगे? F बराबर क्या? F बराबर क्या? अरे बोल तो ले भाई। F बराबर -(du/dx) कर सकते हैं। इसको करने के बाद अगर ये kx का फॉर्मेट बना लेता है, तो मतलब इक्वेशन ऑफ एसएचएम है। नहीं बना पाता है तो नहीं। चलो करो। 20 का डिफरेंशिएशन कितना होगा जी? 0। अरे होगा ना। और यहां पे कितना? -2 × x - 2 बना कि नहीं बना? अरे माइनस के एक्स का फॉर्मेट बना कि नहीं? अब तुम ये सोच रहे हो -2। अगर तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल आ रहा है तो ये बेसिकली ये बताता है कि मीन पोजीशन 0 पे नहीं है। मीन पोजीशन 0 पे नहीं है। कहां है? +2। गधेड़ो, एक खच्चर। इधर देख। सुन 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 सुन, ये यहां तक कहानी क्लियर हुआ। अभी कैसे? अभी चलते हैं, आगे चलते हैं तो अभी और क्लैरिटी आएगा। तो ये बताओ, मीन पोजीशन पे फोर्स कितना होता है? नेट फोर्स। मीन पोजीशन पे नेट फोर्स कितना होता है? अरे अब यार ऐसे पढ़ोगे यार। मीन पोजीशन पे नेट फोर्स, एट मीन पोजीशन नेट फोर्स बराबर कितना? 0। मतलब -2 × x - 2 बराबर 0। तो x बराबर क्या आया? 2। x इक्वल्स टू 2 मीटर पे ऑब्जेक्ट कहां है? अपनी मीन पोजीशन पर। अरे है कि नहीं? और मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी
मैक्सिमम की मिनिमम। अरे अभी तो बता के आए, मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। अरे क्लियर है क्या? अब सवाल देख, तुझसे क्या पूछा? फाइंड द मीन पोजीशन, एक्स बराबर 2। उसके बाद फाइंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। क्या अपने को टोटल एनर्जी पता है यार? कितना है? 36। क्या मीन पोजीशन पर हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं? अरे हाँ कि ना? मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी निकाली जा सकती है। और वो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है कि मिनिमम? मैक्सिमम की मिनिमम? यार थोड़ा सा तो जागो यार ढंग से, ऐसे इंटरेस्टलेस होके बैठे रहते हो यार तुम लोग यार। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम ना? जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है तो काइनेटिक एनर्जी अपने आप, सिंपल सी बात है। तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कितना जी? मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, इसमें एक्स की जगह 2 डालो, 2 से 2 कट जाएगा, कितना हो गया? 20। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितना होगा? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बोलो बोलो बोलो। 16 ना? अरे 36 में से यू मिनिमम घटा दो तो कितना हो गया? 16 जूल। क्लियर है? मतलब कभी भी तुमको एनर्जी का इक्वेशन दिया रहे तो उससे तुम ये बता पाओगे कि एसएचएम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बता पाओगे? क्या मीन पोजीशन ढूंढ पाओगे? क्या करोगे? पहले बताने के लिए क्या करोगे कि एसएचएम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? माइनस माइनस डी यू बाई, क्या उससे अपने को फोर्स मिलता है? क्या वो माइनस के एक्स का फॉर्मेट बनाना चाहिए? अगर बनाएगा तो एसएचएम हो रहा है, नहीं बनाएगा तो एसएचएम। अरे क्लियर है? और अगर एसएचएम हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन पे जीरो की मिनिमम, मिनिमम ना? मीन पोजीशन निकाले, यहां उठा के डाल दिए, क्या पोटेंशियल एनर्जी मिल गया? अब मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी का मतलब उस जगह पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। क्या टोटल एनर्जी का ज्ञान है तुमको? अरे है कि नहीं है? कितना है? कितना है? 36 ना? पक्का ना? अब जब तुम इसके 2 3 4 सवाल बना लोगे और फिर उसके बाद इस सवाल को देखोगे तो तुमको इसी सवाल का एक और परसेप्शन नजर आएगा। क्या? ये हमको पता है कि हमारी पोटेंशियल एनर्जी जब मीन पोजीशन पर होगा पार्टिकल तो मिनिमम होगी। अरे होगी कि नहीं होगी? होगी ना? आप यहां एक्स का कोई भी वैल्यू डाल के देखो, कोई भी वैल्यू डाल के देखो, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, दो को छोड़ के, दो को छोड़ के, दो छोड़ देना यहां पे। क्या एनर्जी हमेशा 20 से ज्यादा आएगी? अरे आएगी कि नहीं आएगी? सोचो, तुम एक डाल दो यहां पे, एक डालोगे तो क्या माइनस आएगा, लेकिन स्क्वायर क्या आएगा? पॉजिटिव। क्या 20 से ज्यादा आ गया? तो ये तुमको ट्रिगर करना चाहिए एट दैट इंस्टेंट। ये तो एक फॉर्मेट है जो सवाल बनाने का फॉर्मेट है, ये तो पता ही रहे। उसके साथ चीजें ट्रिगर भी करनी चाहिए कि हमको पता है कि ये इसकी मिनिमम वैल्यू, फॉर्मूला देख के हम बता सकते हैं कि इसकी मिनिमम वैल्यू 20 है। मतलब पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन कितना है? 20। 20 है ना? और मीन पोजीशन ये 20 कब बनेगा? जब एक्स कितना होगा? 2। अरे होगा ना? तो तुमको डायरेक्टली बिना कुछ किए एक्स बराबर 2 मिल गया, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी 20 मिल गया, और काइनेटिक एनर्जी 36 में से 20 गया, 16 मिल गया। खत्म। पेन भी नहीं चलाना। लेकिन ये सब तब आएगा जब आप पहले बहुत पेन चलाए होंगे। समझ रहे हैं ना? आइए एक और सवाल देखिए इसी टाइप का, खुद से बनाइएगा। देखिए क्या कह रहा है, थोड़ा हम आपकी मदद कर देंगे इस सवाल में। ये क्या दिया है? अरे पोटेंशियल फील्ड दिया है ना, और साथ में आपको क्या दिया है? मास दिया है। तो क्या पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं? U बाई एम बराबर ही तो V होता है। तो U बराबर क्या लिखेंगे? M इंटू V। अब बताइए, व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल? फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन बताना है।
थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो बन जाएगा, लेकिन दिमाग लगाना पड़ेगा मित्र। कल से हम वेव से स्टार्ट करेंगे, जल्दी करिए, आज सिंपल पेंडुलम पढ़ लेंगे। तो कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम और वेव्स, कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम से ही वेव जुड़ता है। खूब सारे एसएचएम के कॉम्बिनेशन को ही वेव बोलते हैं। नहीं बना पाए? हाँ, पाई बाई 5, 5 बाई पाई कि पाई बाई 5? देख लो, बहुत आसान सवाल है, लेकिन हिट नहीं कर पा रहे हैं आप, जानिए। टाइम पीरियड नहीं पूछा है, फ्रीक्वेंसी पूछा है। बोलिए यू बराबर क्या लिखेंगे? यू बराबर 10 ग्राम है, 10⁻⁻² रहने दें। 10 ग्राम का मतलब 10⁻²। सोचिए, 50x² प्लस 100 इंटू 10⁻⁻²। क्लियर है? क्या पोटेंशियल एनर्जी हो गया? अरे 10 ग्राम का मतलब तो इतना ही होता है। बहुत घटिया रिस्पॉन्स करते हो यार तुम लोग। फोर्स बराबर क्या होता है? फोर्स बराबर -du/dx। अरे होता है कि नहीं? क्या चीज? अच्छा, सब सीजीएस में है, तब क्या हम जूल सोच रहे थे। खत्म। तो मल्टीप्लाइड बाई 10 लिख दें। चलो, तो यहां से अगर आप देखिएगा तो क्या मिलेगा? अरे बताइए, ये तो 100 का डिफरेंशिएशन कितना है? 0। और 50 का 500। और यहां तो -500 इंटू 2 इंटू x, तो f बराबर कितना हो गया? माइनस -1000x। अच्छा, एक फॉर्मूला जानते हैं, f बराबर -kx। क्या k पता है? क्या फ्रीक्वेंसी बराबर 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ k/m होता है जी? तो 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ k की जगह क्या लिखोगे जी? 1000। और डिवाइडेड बाई m की जगह 10। कट गया क्या? बाहर आ गया 10/2 पाई, 2×5 = 10, 5/पाई। वाह 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 वाह। बे नेता तुम लोग ना लतखोर हो गए एकदम। समझ आया ये सवाल? समझ आया? देखो क्या है ना कि तुम्हारी क्लास एफिशिएंट तभी होगी जब तुम खुद से पेन चलाओगे। गलत ही चलाओ, लेकिन चलाओ। अपने दिमाग को मजबूर करो कि तुम सवाल बनाओ। बात समझ रहे हो ना? अगला सवाल बताओ। द फोर्स एक्टिंग ऑन अ 4 ग्राम मास in the energy region U equals to 8x square at x equals to -2 सेंटीमीटर is। बोलो। अब ये तो अगर मुझे बताना पड़े ना तो भाई चुल्लू भर पानी का इंतजाम कर लेना। क्या लगेगा? फोर्स बराबर -du/dx। -du/dx, तो 8×2 = 16, x क्या माइनस साइन के साथ, x का वैल्यू अपन क्या लिखेंगे? -2। तो फोर्स कितना हो गया? 16×2 = 32 डायन। क्या हो गया भैया? 32 डायन। हाँ डायन। नेक्स्ट वन इज सिंपल पेंडुलम। नेक्स्ट वन इज सिंपल पेंडुलम। सुनिए, बहुत सिंपल होता है। ये क्या है? हाँ हाँ, क्वेश्चन है, टाइप्ड है ब्लैक कलर में, वो रह गया, दिखाई नहीं। बैकग्राउंड नहीं चेंज हो सकता, पीपीटी में नहीं चेंज हो पाता। चलो भाई इधर देखो, अगली बात करते हैं हम सिंपल पेंडुलम। अगर मान लीजिए हम कहें आपसे कि ये आपके पास पेंडुलम है, इसका मास m है, रस्सी का लेंथ l है। अगर आप इसको बहुत थोड़ा सा एंगल डिस्प्लेस करके छोड़ दें तो क्या ये एसएचएम परफॉर्म करेगा? बड़ा एंगल छोड़ोगे तो क्या एसएचएम करेगा? अरे भाई, अगर बड़ा एंगल डिस्प्लेस कर दें क्या एसएचएम करेगा? नहीं, तब डैम्पिंग होने लग जाएगा। क्या होने लग जाएगा? तब वो ऐसे जाएगा, फिर आएगा, फिर धीरे 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 रुक जाएगा, लेकिन रुकेगा नहीं, लास्ट में बहुत देर तक वो हिलता डुलता रहेगा। बात समझ रहे हो ना? तो लास्ट में जाके वो एसएचएम परफॉर्म करेगा जब उसका एंगल बहुत छोटा हो जाएगा। अरे क्लैरिटी है? अब सोचो,
अगर हम इसको डिस्प्लेस किए तो नीचे क्या लग रहा है, mg। क्या लग रहा है, mg। अगर ये थीटा है तो क्या इसको भी हम थीटा लिख सकते हैं? mg के कितने कंपोनेंट, इधर क्या गया mg cos थीटा, और इधर क्या आया mg sin थीटा। अरे आया कि नहीं आया? देखो, अगर हम कहें कि हमने इसको x स्लाइटली डिस्प्लेस किया है, कितना डिस्प्लेस किया है, x, सीधी लाइन में, क्योंकि ये जो छोटी सी आर्क बन रही है ना, ये इतनी छोटी है कि इसको आप कैसे ट्रीट कर सकते हो, स्ट्रेट लाइन। कैसे ट्रीट कर सकते हो, स्ट्रेट, ठीक ना? तो अगर आप यहां देखेंगे तो आप डिस्प्लेस किए इधर, वापस ले आने के लिए कौन जिम्मेदार है, mg साइन के mg कॉस, कौन जिम्मेदार है? तो फोर्स बराबर अगर आप लिखें तो क्या माइनस mg साइन थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि थीटा किधर गया है, थीटा किधर गया है, क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, और इसकी आने की टेंडेंसी किधर है, इस वजह से इसको क्या लिखा, माइनस mg साइन थीटा। इसको रीस्टोरिंग फोर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स। अच्छा ये बताओ, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये एंगल जनरली 90 डिग्री ट्रीट किया जाता है। अरे क्लियर है? तो साइन थीटा क्या लिखोगे, साइन थीटा क्या लिखोगे, एक्स बाई एल। तो एफ आर बराबर हो जाता है माइनस ऑफ एम जी बाई एल इंटू एक्स, रीस्टोरिंग फोर्स। इसको टॉर्क से भी करते हैं लेकिन कोई मतलब है नहीं, वैसे भी हमको फॉर्मूले का, इसका डेरिवेशन का कोई यूसेज नहीं है। तो एफ आर बराबर हो गया माइनस ऑफ एम जी बाई एल इंटू एक्स। क्या इसको अपन के लिख सकते हैं? तो टाइम पीरियड कितना, 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाई के। तो के की जगह क्या लिखोगे, के की जगह क्या लिखोगे, बोलो बोलो, एम जी बाई एल। क्या एम से एम कट जाएगा, 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी। ये तुम्हारे पास हो गया टाइम पीरियड। टी इक्वल्स टू क्या हो गया, 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी। पल्ले बड़ा हम क्या किए हैं, समझ पाए हैं कि नहीं, पक्का ना जी? ये आर्क है बेसिकली, ये एक आर्क है, लेकिन ये इतनी छोटी आर्क है कि इसको हम कैसे ट्रीट कर ले रहे हैं, स्ट्रेट लाइन। कैसे ट्रीट कर ले रहे हैं, स्ट्रेट लाइन। अरे क्लियर है, क्लियर है? तुम चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, सर एंगल इज वेरी स्मॉल, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस एम जी इंटू थीटा, और थीटा बराबर आर्क अपॉन रेडियस, थीटा बराबर आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क ही छोटा सा ही है ना, इस स्ट्रेट लाइन को आर्क मान सकते हो, आर्क को स्ट्रेट लाइन मान सकते हो। तो आर्क कितना हो गया, एक्स, और रेडियस कितना हो गया, एल। तो फिर क्या आ जाएगा, एक्स बाई एल। अरे बात समझे? इसी को टॉर्क वर्क से भी करते हैं लेकिन कोई मतलब की बात नहीं है। ये हो गया अपने पास टाइम पीरियड। अब सुनिएगा, सारा गेम इस सिंपल पेंडुलम पे है। इस सिंपल पेंडुलम को मैं उठा के पानी में डाल दूं, इस सिंपल पेंडुलम को लिफ्ट में डाल के ए एक्सलरेशन से एक्सलरेट कर दिया जाए, ए एक्सलरेशन से नीचे भेज दिया जाए, ए एक्सलरेशन से आगे की तरफ भेज दिया जाए। अरे क्लियर है? इस बॉल के ऊपर चार्ज पार्टिकल लगा दिया जाए और उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दिया जाए। जो मन करे वो कर लीजिए, बस आपका क्या चेंज होगा टाइम पीरियड में, टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी इफेक्टिव। खाली जी इफेक्टिव में बदलाव होगा और कोई चेंज नहीं होगा। अरे ठीक है? तो सिंपल पेंडुलम में बेसिकली आपको एक फॉर्मूला याद रखना है जिसमें टाइम पीरियड है कितना, 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी इफेक्टिव। क्लियर है? अब इसी पे टाइम पास होगा सारा। देखो, अगर मान लो हम तुमसे कहें, एक सेकेंड सुनो, नेता ध्यान देना, हम तुमसे कहें कि तुम्हारे पास ये एक लिफ्ट है, इसमें एक पेंडुलम है, इसका मास m है और लेंथ l है, इसको एक्सलरेट कर रहे हो, इसको एक्सलरेट कर रहे हो ए एक्सलरेशन से, ए एक्सलरेशन से। तो इफेक्टिव एक्सलरेशन m पे कितना होगा, कितना होगा, g प्लस ए, दैट इज इक्वल टू g इफेक्टिव। अरे क्लियर है क्या? अच्छा, अगर यही लिफ्ट ए एक्सलरेशन से नीचे आ रही होती तो कितना हो जाता भाई साहब, यहां पे g इफेक्टिव कितना हो जाता, g माइनस ए। अरे हो जाता। अगर हम तुमसे कहते कि तुम्हारे पास यही लिफ्ट है, यही लिफ्ट है या एक डिब्बा है, ये ए एक्सलरेशन से आगे की तरफ एक्सलरेट कर रहा है, तो क्या होगा भाई, इसके ऊपर दो एक्सलरेशन आएगा ना, एक जी इधर और एक ए इधर, तो कितना आएगा, बोलो बोलो बोलो, अंडर रूट ऑफ, क्लियर है ना? तो यहां पर जो तुम्हारा जी इफेक्टिव हो जाएगा वो कितना हो जाएगा,
अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अरे कोई दिक्कत है? तुमसे सवाल पूछेगा, सर एक बैंक्ड रोड है या कर्व रोड है, इस पे गाड़ी मुड़ रही है और गाड़ी के अंदर पेंडुलम लगा हुआ है। ये एक गाड़ी है, ये मुड़ रही है, इसके अंदर पेंडुलम लगा हुआ है, तो इसका जी इफेक्टिव कितना होगा? भाग गधा, जी इफेक्टिव कितना? अरे आर रेडियस पे मुड़ रही होगी ना, तो नीचे कितना जी और बाहर कितना आर ओमेगा स्क्वायर। बाहर कितना आर ओमेगा स्क्वायर, तो जी इफेक्टिव कितना होगा? जी इफेक्टिव कितना होगा? बोलो बोलो, अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस आर ओमेगा का होल स्क्वायर, आर ओमेगा स्क्वायर का, आर ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर। अरे पूछ गए? ये तुम्हारे पास एक सिस्टम हो गया। इसका टाइम पीरियड लिखोगे तो क्या लिखोगे? 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी प्लस ए। इसका लिखोगे तो 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी माइनस ए। इसका लिखोगे तो 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका लिखोगे, क्या लिख पाओगे? अरे टाइम पीरियड लिख पाओगे, खाली जी इफेक्टिव की जगह ये वैल्यू डाल देनी है। कठिन लग रहा है? सिंपल है, ज्यादा सिंपल है। ये बताओ, अगर मान लो हम तुमसे कहें कि एक पेंडुलम है, ये एक बॉल है, इसका मास m है या इसकी डेंसिटी सिग्मा है। क्लियर है? बॉल है, मास m है और डेंसिटी सिग्मा है। इसको हम एक ऐसे पानी में डाल दिए हैं जिसकी डेंसिटी रो है, जिसकी डेंसिटी रो है। अरे क्लियर है ना? पानी की डेंसिटी कितनी है? रो। और रो जो है वो सिग्मा से कम है, रो इज लेस देन सिग्मा। तो बताओ ये बॉल यहां तैरेगी कि डूब जाएगी? डूब जाएगी ना, मतलब तार खिंचा रहेगा। जिस रस्सी से ये बंधा है वो रस्सी खिंची रहेगी। अगर ये रस्सी खिंची रहेगी, इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करके छोड़ोगे तो क्या ये एसएचएम परफॉर्म करेगा? अरे करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। क्या होगा टाइम पीरियड? हाँ करेगा, बिल्कुल करेगा सर। बहुत छोटा एसएचएम होगा लेकिन करेगा। टाइम पीरियड बताइए क्या होगा इसका? जी इफेक्टिव निकालिए। जी इफेक्टिव बताइए क्या होगा? हाँ, एम जी माइनस, ठीक। ये बताओ, इसका खुद का वेट नीचे लग रहा है कि नहीं? अरे लग रहा है भाई। नीचे कितना? एम जी। इसको अगर तुम सोचो तो क्या सिग्मा जी भी लिखा जा सकता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। और ऊपर क्या? रो जी वी। कौन बड़ा है? कौन बड़ा है? और ये छोटा है ना। तो भाई अगर तुम नेट फोर्स की बात करोगे तो नेट फोर्स कितना होगा? सिग्मा माइनस रो जी वी। अरे क्लियर है? और नेट फोर्स को क्या मास इंटू नेट एक्सलरेशन लिख सकते हैं? और नेट एक्सलरेशन को ही क्या मैं जी इफेक्टिव लिख सकता हूं? सिग्मा माइनस रो जी वी। और मास को क्या लिख सकते हो? सिग्मा इंटू वी। और यहां पे क्या? जी इफेक्टिव। सिग्मा माइनस रो जी वी क्या होगा? वी से वी कट जाएगा, तो जी इफेक्टिव का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 - रो/सिग्मा। 1 - रो/सिग्मा इंटू जी। तो टाइम पीरियड कितना? 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाई के ना। अरे भाई यहां तो एल बाई जी इफेक्टिव, तो एल बाई जी इफेक्टिव कितना है? 1 - रो/सिग्मा इंटू जी। समझ गए? समझ पाए? ये क्या है? एस एच एम इन वाटर, या जो भी लिक्विड ले लो, एसएचएम इन फ्लूइड। क्लियर? बता दो, कोई डाउट, कोई परेशानी लग रहा हो तो खुल के पूछ लो भाई। पानी बॉइंट फोर्स ऊपर लगाता है कि नहीं लगाता है? जितना पानी डिस्प्लेस होगा क्या उतना ही लगाएगा? पानी का डेंसिटी कितना है? रो। हेलो हेलो।
कहाँ से कहाँ से बोल रहे हो आप? स्विगी से? वेदांतु में 5th फ्लोर पे, बोरिंग रोड, 5वां फ्लोर। हाँ। चलो भाई आगे बढ़े हो। अभी बहुत कहानी है, रुको रुको रुको, पहले समझो यार। अभी एक साथ लिखना तो एक फ्लो में लिखोगे तो ज्यादा समझ आएगा। रुक जाओ अभी। क्या यहां तक कहानी समझ आई? सिंपल पेंडुलम की और बात कर लें। एक और कहानी होती है कि जैसे मान लो हम तुमसे कहें कि तुमने दो सिंपल पेंडुलम ले लिया, एक का लेंथ छोटा है और एक का लेंथ बड़ा है। क्लियर? साइमल्टेनियसली इनिशियली दोनों सेम फेज में है। दोनों सेम फेज में होने का मतलब दोनों कहां है? मीन पोजीशन पे। दोनों कहां पर है? मीन पोजीशन पे। ये रस्सी किसकी है? लॉन्ग वाले की, और ये किसकी है? शॉर्ट वाले की। इसका भी मास m है और इसका भी मास m है। अरे क्लियर है? क्या दोनों का टाइम पीरियड सेम होगा? दोनों का टाइम पीरियड सेम होगा? नहीं ना, दोनों का ls और ll अलग अलग है ना। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि अगर मैंने इनिशियली इनको सेम फेज में रखा है तो कुछ समय बाद, कुछ नंबर ऑफ रिपीटिशंस के बाद ये फिर से सेम फेज में आ जाए? हो सकता है कि नहीं? सोचिए हम क्या कह रहे हैं, बात पल्ले पड़ रहा है? क्या बोले हैं? नहीं आएगा? आएगा, काहे नहीं आएगा यार? दोनों को हमने मीन पोजीशन से साइमल्टेनियसली सेम फेज में रख के एसएचएम कराया। क्लियर है? दोनों का टाइम पीरियड अलग अलग होगा ना। लेकिन क्या कुछ समय बाद अगर ये कंटिन्यूअसली एसएचएम कर रहे हैं, रिलेटिव मोशन हो रहा है ना दोनों के बीच में, क्या एक समय ऐसा आएगा कि फिर से दोनों सेम फेज में आ जाएंगे? आ जाएंगे भाई। कितने चक्कर बाद आएंगे इसका अपने को ज्ञान नहीं है, लेकिन आएंगे जरूर। अरे क्लियर है? जैसे इसका टाइम पीरियड क्या लिखेंगे? टी बराबर 2 पाई अंडर रूट ऑफ LS/G, इसका शॉर्ट वाले का। और इसका क्या लिखेंगे? 2 पाई अंडर रूट ऑफ LL/G। अरे क्लैरिटी है? दोनों का रेशियो बताइए। अगर आप दोनों का रेशियो बताएंगे TS/TL का, तो ये क्या आ गया? अंडर रूट ऑफ LS/अंडर रूट ऑफ LG LL। अरे क्लियर है क्या? क्लियर है? चलिए फॉर एग्जाम्पल अगर हम आपसे कहें कि LL जो है ना वो है अपने पास 100 सेंटीमीटर, और LS जो है ना वो है अपने पास 64 सेंटीमीटर। TS/TL बताइए क्या होगा? TS/TL? अरे भाई TS/TL क्या? TS/TL क्या? अरे 4, यहां 8 हो गया, यहां 64 और यहां कितना 10? हाँ क्या हो गया? 8/10 मतलब कितना? 4/5। 4/5। इसका मतलब समझ रहे हो क्या है? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 × TS = 4 × TS। 5 चक्कर TS का और 4 चक्कर TL का, उसके बाद फिर से दोनों सेम फेज में। अरे समझे कि नहीं? समझे? पक्का? मान लीजिए हम क्या देते कि सर LL जो है ना वो है 121 और LS जो है वो है 49 सेंटीमीटर। बताइए किसका कौन सा? क्या होगा? 7/11। 7/11। छोटे वाले का 11वां और बड़े वाले का 7वां। क्या दोनों कॉन्साइड कर जाएंगे? अब तुमसे पूछ सकता है बड़ा वाला कितने चक्कर के बाद छोटे वाले के साथ सेम फेज में आएगा? तो 7 चक्कर के बाद। 7 टाइम पीरियड का मतलब 7 चक्कर हुआ ना। और छोटा वाला 11 चक्कर के बाद। अब कठिन है क्या? यही सेम कॉन्सेप्ट तुम्हारा आएगा वेव ऑप्टिक्स में। पूछेगा कौन से का मैक्सिमा और कौन से का मिनिमा ओवरलैप किया, तो फिर वो इंटेंसिटी से बताते हैं। अरे कठिन लग रहा है? छोटी छोटी बात है यार, पूरा सिंपल पेंडुलम ऐसा ही है, सस्ता सा कुछ है नहीं, बस दिमाग खोल के सुनना। क्या टाइम पीरियड का फॉर्मूला याद रहेगा? T = 2 पाई अंडर रूट ऑफ L/G इफेक्टिव।
अबे याद रहेगा? जी इफेक्टिव अलग अलग जगह पे अलग अलग निकाल पाओगे? पक्का ना? अच्छा, बढ़िया। और उसके बाद दूसरा कंडीशन, अगर पानी में डाल दे तब, पानी में डाल दे तो क्या अब थ्रस्ट देख पाओगे? नीचे क्या लग रहा है? सिग्मा जी वी। दिमाग को प्रोसेस करने दो। सिग्मा जी वी। ऊपर पानी कितना लगा रहा है? रो जी। कौन बड़ा है? सिग्मा जी। नेट फोर्स बराबर सिग्मा जीवी माइनस, और नेट फोर्स बराबर मास इंटू, क्या वही एक्सलेरेशन अपना जी इफेक्टिव है? और फिर से मास की जगह क्या सिग्मा इंटू वी डालेगा? क्या वी से वी कट जाएगा? क्या 1 - रो बाई सिग्मा मिल जाएगा इंटू जी? क्या ये जी इफेक्टिव हो जाएगा? हाँ? दिमाग को जाने दो ऐसे। ये बताओ दूसरी सिचुएशन क्या होती है इसके बाद? अगली कहानी, मान लो हम कहे कि ये धरती मैया है। धरती मैया का रेडियस कितना है? आर। और तुम यहां से पेंडुलम लिए हो एल लेंथ का, दैट इज इन कंपैरिजन टू द वैल्यू ऑफ आर। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड बताओ, टाइम पीरियड। अबे ग्रेविटी वेरी करेगी कि नहीं करेगी? सोच रहे हो ना? अब रेडियस बहुत ज्यादा, लेंथ जो है वो पेंडुलम का बहुत ज्यादा है। ये वो छोटी छोटी जगह हैं जहां से छू कर तुमको सवाल कठिन बनाया जाता है। तो देखो टी इक्वल्स टू फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला क्या पढ़े थे? 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी। एल बाई जी। अब वो नहीं पढ़ोगे। अब क्या पढ़ेंगे? 12 बाई जी भी नहीं। अब पढ़ेंगे आर अपॉन 1 - या छोड़ो ऐसे सिंपल, तुम फॉर्मूला याद करो डायरेक्टली यार। एल बाई 1 + बोलो बोलो बोलो, 1 + आर बाई एल की एल बाई आर, 1 + एल बाई आर इंटू आर बाई एल। अरे क्लियर है? याद कर लोगे फॉर्मूला? याद कर लो, इसके अलावा और दूसरा कुछ नहीं है यार। क्लियर? टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल अपॉन 1 + एल बाई आर इंटू जी। क्लियर है? पक्का? अच्छा, एक और छोटा सा सवाल ऐसे ही एसएचएम का। आप धरती मैया आ गई हैं तो धरती मैया को और जोड़ लेते हैं। मान लीजिए हमने कहा ये धरती मैया है, और इन धरती मैया के बीच में आपने एक होल काट दिया ऐसे, और यहां से अगर आप कोई भी मास बॉडी छोड़ेंगे ना, तो ये मास बॉडी जाएगी फिर वापस आएगी और इसी के बीच में एसएचएम करेगी। अरे करेगी ना? टाइम पीरियड क्या होगा? 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर बाई जी। टाइम पीरियड सिंपल 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर बाई जी। अरे भाई क्लियर है? अच्छा एक और बात, मान लीजिए हम कहें कि हम ऐसे काट दिए, ऐसे काट दिए, और यहां से एक बॉल को छोड़ दिए, और हम कह दिए कि ये एंगल थीटा डिग्री है, तब टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड, अब ऐसे काट दिए धरती मैया को, बताओ हर्ष क्या होगा टाइम पीरियड? टाइम पीरियड क्या होगा? टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर बाई जी। अरे क्लियर है? अरे क्लियर है? टाइम पीरियड में कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है मैक्सिमम वेलोसिटी पे। फर्क क्या पड़ता है? मैक्सिमम वेलोसिटी पे। कॉमन सेंस के लिए इसके मीन पोजीशन पर वी मैक्स जो होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस मीन पोजीशन। समझ पा रहे हैं? ये था आपके पास पूरा सिंपल पेंडुलम, पूरा सिंपल पेंडुलम। हाँ हाँ, ये वाला 1 है और ये वाला 2 है। क्लियर? अरे मीन पोजीशन पे ही तो रफ्तार मैक्सिमम होगी, 1 वाले में ज्यादा होगी और 2 वाले में कम होगी। टाइम पीरियड पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, टाइम पीरियड दोनों का सेम रहेगा। अरे ठीक है, तो चलो देखो सिंपल पेंडुलम में क्या क्या सीखे। देखो देखो देखो, सिंपल पेंडुलम में क्या क्या सीखे। सबसे पहली बात, टाइम पीरियड का बेसिक फॉर्मूला क्या है? 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई, क्या किसी भी एक्सलरेटेड मोशन में जी को जी इफेक्टिव बोल दिया जाता है? एक लिफ्ट है, ये एक्सलरेशन से ऊपर जा रही है, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी प्लस ए। नीचे जा रही है एक्सलरेशन से जी माइनस ए। आगे जा रही है तो अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर गोल घूम रही है तो
जी स्क्वायर प्लस आर ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि एक रेडियल एक्सेलरेशन भी तो बाहर की तरफ आएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा दूसरी बात सोच, दूसरी बात सोच, अगर हमने उठा के पेंडुलम को कहां डाल दिया? पानी में। कहां डाल दिया? अगर पानी में डाल दिए तो? हाँ भाई, वन माइनस रो बाई सिग्मा इंटू जी, वन माइनस रो बाई सिग्मा इंटू जी, और टाइम पीरियड जैसे चल रहा है वैसे चलेगा। अच्छा दूसरी बात, एक रस्सी छोटी और एक रस्सी बड़ी, क्या टीएस बराबर 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल एस बाई जी लिख सकते हैं? इसका भी टाइम पीरियड लिखने में कोई दिक्कत? क्या दोनों को डिवाइड कर सकते हैं? अरे कर सकते हैं। क्या तुमको एल एल और एल एस पता है यार? अरे पता है ना, बस हो गया। यहां से क्या टीएस बाई टीएल का रेशियो निकाल दोगे, उस रेशियो से पता चल जाएगा छोटे वाले का कौन सा और बड़े वाले का कौन सा साइकिल, कौन सा साइकिल के बाद फिर से दोनों सेम फेज में आ जाएंगे। अरे क्लियर है? अरे क्लियर है? पक्का जी? कोई दिक्कत नहीं? आइए सवाल देखिए, पहला पहला सवाल देखिए। अच्छा अभी और आगे भी है। हाँ अब इसके बाद धरती मैया पे आ जाए। एक धरती मैया है और पेंडुलम अब बहुत छोटा नहीं है, क्या रस्सी का लेंथ रेडियस ऑफ अर्थ के कंपैरिजन में है? तो टी बराबर क्या लिखोगे? 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल अपॉन 1 + L/r इंटू जी। अरे क्लियर है? धरती मैया में एक एक वर्टिकल सेक्शन काट दिया जाए तो टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट ऑफ r बाई जी। अगर हॉरिजॉन्टल काट दोगे तो हाँ सेम हो जाएगा ना, टाइम पीरियड में कोई चेंज। वर्टिकल वाले में रफ्तार ज्यादा और हॉरिजॉन्टल वाले में रफ्तार कम। अरे क्लियर है? अब देख, और सब कुछ तो ऐसे ही चलता है। यहां देख क्या कह रहा, द मास ऑफ अ बॉब सस्पेंडेड इन अ सिंपल पेंडुलम इज हाफ फ्रॉम द इनिशियल मास, इट्स टाइम पीरियड विल बी। अबे टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या पढ़े होने था? 2 पाई अंडर रूट ऑफ L/g। मास पे डिपेंड नहीं करता। चल देख और देख, कह रहा है इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज डबल्ड, हाउ मेनी टाइम्स विल द वैल्यू ऑफ इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी बी दैट ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी इन इनिशियल केस? एम्पलीट्यूड डबल हो गया तो मैक्सिमम वेलोसिटी में क्या फर्क पड़ेगा? अब वही पुराना सवाल है यार, बस खाली नाम पेंडुलम रखा है, एम्पलीट्यूड को डबल कर दिए। डबल पक्का? ऑब्वियस सी बात है यार। क्या किए हो? अरे बोलो बोलो बोलो। हाँ v बराबर a इंटू ओमेगा, एम्पलीट्यूड को डबल किए हो। ओमेगा पे कोई फर्क पड़ेगा? सोचो, ओमेगा पे कोई फर्क पड़ेगा? ओमेगा क्या है? टाइम पीरियड अंडर रूट ऑफ एल बाई जी, उसका एम्पलीट्यूड से कोई लेना देना। तो अगर ये a डबल हुआ है तो v भी क्या हो जाएगा? डबल। तो अगर हम a को कर दिए 2a तो v भी क्या हो जाएगा? 2v, क्योंकि ओमेगा क्या रहेगा इन सब के बीच में? कांस्टेंट। तो क्या हो जाएगा? 2। और पढ़ो, the acceleration due to gravity at height r above the surface of a earth is g/4, the periodic time of simple pendulum in artificial satellite at this height will be। वैसे तो ये ग्रेविटेशन का सवाल है आर्टिफिशियल सैटेलाइट का, बट ठीक है थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्या लगाइएगा? क्या जी इफेक्टिव लिख पाएंगे? जी इफेक्टिव लिख पाएंगे? धरती मैया का एक्सेलरेशन कितना है? g/4। कोई भी सैटेलाइट, कॉमन सेंस लगाइएगा, कोई भी सैटेलाइट धरती के चारों तरफ इस वजह से गोल घूम पाती है कि जितने फोर्स से धरती मैया अट्रैक्ट कर रही है उसके ऊपर उतना ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो उसके अंदर जो भी बॉडी रखी होगी उसको जितने फोर्स से धरती मैया अट्रैक्ट कर रही है क्या उतना ही सेंट्रीफ्यूगल उसके ऊपर बाहर की तरफ लग रहा होगा? तो नेट फोर्स कितना? नेट फोर्स कितना? 0। तो जी इफेक्टिव कितना? 0। आर्टिफिशियल सैटेलाइट का कुछ तो मतलब रखोगे ना भाई, समझे कि नहीं? अच्छा कुछ लोग गधा की तरह क्या करते हैं, एक बार g/4 लगाएंगे फिर g लगाएंगे उसी में रिजल्टेंट निकाल रहे होंगे। ऐसी हरकतें नहीं करनी। आर्टिफिशियल सैटेलाइट का मतलब समझ रहे हो? बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है सैटेलाइट्स का, कैसे गोल गोल घूमती है धरती मैया के चारों तरफ?
जितना धरती मैया उसके ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस कर रही है उतनी ही रफ्तार आपको देनी है ताकि सेम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डेवलप हो। तो ज्यादा रफ्तार से कौन सी सैटेलाइट घूमेगी, जो धरती मैया के पास है या जो दूर है? जो पास है वो ज्यादा तेज घूमेगी ना यार, क्योंकि उसके ऊपर फोर्स ज्यादा लग रहा है। तो उसको घुमाने के लिए क्या ज्यादा रफ्तार देनी पड़ेगी? देनी पड़ेगी। तो क्या हो जाएगा आंसर? आंसर क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी इफेक्टिव। तो कह रहा अ लिफ्ट इज असेंडिंग विथ एक्सेलरेशन g by 3, what will be the time period of simple pendulum suspended from its ceiling if the time period in stationary lift is t? पहले क्या था? टाइम पीरियड t, दैट इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी। टी डैश कितना हो गया? 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई असेंडिंग। असेंडिंग का मतलब ऊपर के नीचे? ऊपर ना। g/3 से, तो g में से g प्लस g/3 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 4g/3। तो टी डैश बराबर √3/2t। √3/2t। समझ आए कैसे लिखे? अरे 4 को बाहर कर लिए यार, √3 को बाहर कर लिया और तो टी ही हो गया। और बताओ। A simple pendulum is suspended from the ceiling of a vehicle. Its time period is t. Vehicle is moving with constant velocity. Then the time period of simple pendulum will be less than t equal to t. Constant velocity से चल रहा है। कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। अरे चल रहा है। इफेक्टिव एक्सेलरेशन पे कोई फर्क पड़ने वाला, तो टाइम पीरियड में भी कोई चेंज होने वाला। द स्पीड ऑफ द पेंडुलम एट x इक्वल्स टू a/2। बोलो बोलो बोलो। A simple pendulum performs simple harmonic motion about x equals to 0 with amplitude a and time period t. The speed of the pendulum at x equals to a/2 will be कौन सा? b। b सोच लो। बना बना बना। AIPMT 2009। कोई बनाए? कोई बनाए? हाँ फर्स्ट आ रहा है। पेन नहीं चल रहा है, यही दुख है। क्या यार, क्या दिमाग लगाते हो यार तुम लोग। फर्स्ट आ रहा है कि थर्ड आ रहा है? फर्स्ट आ रहा है। फर्स्ट आ रहा है। हाँ थर्ड आ रहा है। क्या किए हो? क्या किए हो तुम? भाई ये बताओ, v इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर नहीं कर सकते हो? अबे ये तो जनरल फॉर्मूला है ना यार, हर जगह लगेगा, हर एसएचएम में लगेगा। ओमेगा की जगह क्या लिख लें? 2 पाई/t। यहां हो गया ए स्क्वायर और दूसरा एक्स स्क्वायर की जगह कितना? तो a²/4। तो v इक्वल्स टू कितना? पाई और a और √3 डिवाइडेड बाई टी। पाई a √3 डिवाइडेड बाई टी। समझ पाए? ये बनाओ। Two pendulums of length 121 centimeter and 100 centimeter starts vibrating in phase. At some instant, the two are at their mean position in the same phase. The minimum number of vibrations of the shorter pendulum after which the two are again in the कौन सा? 11। शॉर्टर वाले का पूछ रहा है। शॉर्टर वाले का? अच्छा शॉर्टर वाले का 11, बड़े वाले का 10। पक्का? TS/TL इक्वल्स टू कितना? अंडर रूट ऑफ
LS/LL, तो क्या हो जाएगा? अरे भाई ये इसके साथ इधर जाएगा ना, शॉर्टर वाले के साथ 11 और लॉन्ग वाले के साथ 10। अरे क्लियर है? तो क्या हो जाएगा? 11। अरे क्लियर? चले आगे बढ़े और बताओ। नेक्स्ट वन इज कॉम्बिनेशन ऑफ SHM। कॉम्बिनेशन ऑफ SHM। कॉम्बिनेशन ऑफ SHM क्या है भाई साहब? कॉम्बिनेशन ऑफ SHM क्या लिखोगे? कि बेसिकली होता क्या है कि कॉम्बिनेशन ऑफ SHM एक एक्सप्रेशन है जो एक न्यू रखता है आपके आने वाले चैप्टर का, जिसका नाम क्या है? वेव्स। सुनिएगा, जैसे मान लीजिए हम एक रस्सी ले लें, एक रस्सी का एक एंड आप पकड़ लें, एक एंड हम पकड़ लें, और एक एंड को हम वाइब्रेट कराएं, SHM कराएं इस वाले पार्टिकल को, क्या वेव बनती है? क्या यहां वाला पार्टिकल आगे गया है? मेरे हाथ का पार्टिकल आगे गया है? नहीं, एनर्जी गई है। उस एनर्जी ने क्या किया है? आगे वाले पार्टिकल को क्या करा है? SHM। फिर उसका आगे वाला पार्टिकल क्या परफॉर्म किया है? SHM। जैसे एक यहां ये महाराज बैठे, इनके पीछे महाराज बैठे, इनके पीछे महाराज बैठे, सब लोग एक लाइन से एक बार में ये उठे, जब ये बैठे तो दूसरा वाला इनको फॉलो करे। क्लियर है? तो क्या ऐसे एक वेव बनती हुई नजर आएगी? अरे बनेगी ना। यही है सिंपल, यही है पूरा वेव्स। तो इसमें क्या हो रहा है? ये भी SHM परफॉर्म कर रहे हैं, ये भी SHM परफॉर्म कर रहे हैं, सब SHM परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन सबका SHM परफॉर्म करने का समय अलग अलग है। अरे क्लैरिटी है? सबका SHM परफॉर्म करने का समय अलग अलग है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ SHM कहता है कि जैसे मान लीजिए हम आपसे कहें कि एक पार्टिकल है Y1 जिसका A साइन A1 साइन ओमेगा टी प्लस phi1 इक्वेशन है। दूसरा एक पार्टिकल है A2 साइन ओमेगा टी प्लस phi2। क्लियर है? ये दोनों SHM परफॉर्म कर रहे हैं, इनका कंबाइंड SHM क्या होगा? तो जब आप कंबाइंड SHM करेंगे तो आप लिखेंगे Y1 प्लस Y2 बराबर क्या? A1 साइन ओमेगा टी प्लस phi1, और इसको क्या लिखेंगे? प्लस A2 साइन ओमेगा टी प्लस phi2। अरे क्लियर है? देखिए, ये जो दोनों वेव्स है ना, ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है, जब आप इनको जोड़ते हैं, जब आप इनको जोड़ते हैं तो ये वेक्टर सम फॉलो करते हैं। क्या फॉलो करते हैं? वेक्टर सम। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि phi1 छोटा है और phi2 बड़ा है, phi1 छोटा है और phi2 बड़ा है। अरे क्लैरिटी? दो वेव्स तभी एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज कर सकती हैं, या दो पार्टिकल्स का कॉम्बिनेशन ऑफ SHM तभी बन सकता है जब दोनों का ओमेगा क्या हो? सेम। जब दोनों का ओमेगा क्या हो? सेम। तो ये बताइए इन दोनों के बीच में कुछ फेज डिफरेंस है कि नहीं है? कॉम्बिनेशन ऑफ SHM की पहली कंडीशन है कि ओमेगा क्या रहना चाहिए? सेम। ओमेगा क्या रहना चाहिए? सेम। और एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं डेल्टा फाई, जिसका नाम होता है फेज डिफरेंस। अगर आप फेज डिफरेंस देखेंगे तो क्या मिलेगा? phi2 माइनस phi1 या phi1 माइनस phi2, डिपेंडिंग अपॉन कौन बड़ा है। तो फेज डिफरेंस को लिखा जाएगा क्या? phi2 माइनस phi1। हम क्या मान रहे हैं? कि phi2 इज ग्रेटर देन phi1। अरे क्लियर है? तो जो कंबाइंड SHM होगा इन दोनों का, उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा? सबसे पहला सवाल। दूसरा सवाल कि उसका टाइम पीरियड क्या होगा? क्लियर है? तीसरा सवाल हो सकता है, और क्या भाई? तीसरा सवाल और क्या हो सकता है? एनर्जी क्या होगा? जितना पॉसिबिलिटी चाहो सब बना सकते हैं। क्लियर? तो भाई इसको हम वेक्टर सम की तरह काम कराते हैं कि हम मान रहे हैं कि phi1 छोटा है तो y1 वाले के एम्पलीट्यूड A1 को रेफरेंस मान लिया। A2 जो है वो उससे कितना आगे है? phi2 आगे है या phi2 माइनस phi1? phi2 बड़ा है ना phi1 से, मतलब दूसरा वाला जो पार्टिकल है उसका फेज आगे है। अरे है ना? कितना आगे? phi2 माइनस phi1। उसको हम लिखते हैं डेल्टा फाई, और ये लिखते हैं A2। ये जो होगा ये नेट एम्पलीट्यूड होगा ए नेट। तो ए नेट किसके बराबर? बोलो बोलो बोलो। ए नेट किसके बराबर? क्या लिखोगे? बोलो बोलो जल्दी बोलो। A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2 A1 A2 cos फाई।
अरे क्लियर है, कॉस फाई की जगह क्या लिख लेंगे, कॉस डेल्टा फाई, क्या अंडर रूट लगा दें। और दूसरी बात हमसे पूछेगा कि बताइए ये एंगल क्या होगा, थीटा। तो आप सिंपल लिखेंगे टेन थीटा, खींचेंगे एक सीधी लाइन, थीटा किससे जुड़ा है, ए वन से कि ए टू से, किससे जुड़ा है, ए वन को एज इट इज लिख देंगे, बचा कौन सा, ए टू। ए टू के कितने कंपोनेंट, दो, एक ऊपर आएगा क्या, ए टू साइन डेल्टा फाई प्लस ए टू कॉस डेल्टा फाई, ये पूरा कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम, इतना ही है कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम। और बहुत सारी बातें होती हैं जो समय के साथ जब आप वेव्स पढ़ेंगे तो देखिए ऐसे दो वेव्स होंगी, ऐसे ही दो वेव्स होंगी, जब ये दो वेव्स एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज करेंगी तो ऐसे आपको उन वेव्स का कुछ नेट एम्पलीट्यूड मिलेगा। फिर उसमें आपसे सवाल पूछा जाएगा कि वो वेव्स में कब क्रेस्ट बनेगा, कब ट्रफ बनेगा, जिसको बोलते हैं कब मैक्सिमा बनेगा, कब मिनिमा बनेगा, कब डिस्ट्रक्टिव होगा, कब कंस्ट्रक्टिव होगा, ऐसे छोटे छोटे सवाल आगे बन जाएंगे। लेकिन आपके सिलेबस में तो साउंड वेव्स हट गया, साउंड वेव्स है सिलेबस में, साउंड वेव्स है, नहीं है, साउंड वेव्स नहीं है, साउंड वेव्स हट गया है। तो ये आपको बस एक ही जगह पढ़ने को मिलेगा, वेव ऑप्टिक्स में। क्या यहां तक कहानी क्लियर है? अरे भाई चलें आगे बढ़ जाएं, सोच के बताइए, कोई समस्या कोई परेशानी नहीं। मान लीजिए अगर हम आपसे एक सवाल कहें, देखिएगा, हम आपसे एक सवाल कहें, y1 इक्वल्स टू आपको लिखा है 3 sin ओमेगा टी, क्लियर, और प्लस या y2 इक्वल्स टू ऐसे लिख दे, ये y1 दे दे और कह दे y2 बराबर आपको लिखा है 4 sin या 4 cos ओमेगा टी, लिख दिया गया 4 cos ओमेगा टी। ये बताइए कौन किससे आगे, साइन आगे की कॉस, कॉस आगे, कॉस आगे। y2 को अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, y2 को 4 sin ओमेगा टी प्लस पाई/2, अरे लिख सकते हैं। मतलब अगर हम इसको अपने फेज में प्रेजेंट करना चाहे तो हम कह सकते हैं कि y1 का मैग्नीट्यूड कितना, y1 का एम्पलीट्यूड कितना है 3, y2 का कितना है 4, कितना आगे है पाई/2। तो जो फाइनल वेव बनेगा उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 5। और ये एंगल कितना होगा, थीटा कितना होगा, ये वैसे तो 90 था, ये कितना हो गया, अरे 3 और 5 के बीच का, 3 और 5 के बीच का 53 ना। तो जो फाइनल इक्वेशन लिखी जाएगी इन दोनों की, y बराबर वो लिखा जाएगा 5 sin ओमेगा टी प्लस 53 डिग्री। दिस इज द फाइनल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। इसके पूछे जाने के चांसेस हैं थोड़े बहुत, अगर पेपर थोड़ा अच्छा हुआ तो। अब इसी में मान लीजिए हम आपसे कहें कि एक और क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन बनाइए। मान लीजिए एक और सवाल हम आपसे पूछे कि y1 बराबर आपके पास लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, y1 बराबर आपके पास लिखा हुआ है √3 sin ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी प्लस पाई/6। बताइए फाइनल इक्वेशन, फाइनल इक्वेशन क्या बनेगा, फाइनल इक्वेशन क्या बनेगा, y नेट, दो वेव्स हैं, एक y1 एक y2, एक y1 एक y2। √3 की जगह क्या लिख लें भाई, इन सबको बना सकते हैं, बताइए बताइए, एम्पलीट्यूड बताइए। ये साइन है और ये कॉस है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। कॉस को साइन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, कितना जोड़ देंगे, पाई/2, हाँ जोड़ देंगे, याद रखिए, घटाइएगा मत, घटा देंगे तो मामला खराब हो जाएगा।
√3 sin ω t प्लस cos ω t प्लस π/6 प्लस π/2 cos की जगह हो जाएगा साइन। बोलिए क्या बनेगा? यहां पे आ गया आपके पास √3 और यहां कहीं आपके पास आ गया 1। कितना? 120 डिग्री पे, 120 डिग्री पे आ गया 1। तो जो फाइनल एम्पलीट्यूड बनेगा वो क्या बनेगा? आर बराबर अंडर रूट ऑफ, बोल भाई बोल, 3 + 1 और प्लस लिखेंगे माइनस लिख दें? अरे 90 + 30 लिख सकते हैं ना, तो चलो प्लस ही लगा लो। 2 × √3 × 1 cos 90 + 30। cos 90 + 30 क्या होता है? cos 90 + 30 माइनस साइन 30। तो ये कितना हो जाएगा? 3 × 1 = 4 प्लस 4 + √3। अरे भाई साइन 30 का वैल्यू 1/2, तो 4 - √3, ये रिजल्टेंट हो गया। तो आर का जो एम्पलीट्यूड हो गया वो कितना हो गया? कितना हो गया भाई? 4 - √3 अंडर रूट में, फिर यहां पर लगाए साइन, कितना फेज आगे होगा? अब तुमसे पूछेगा कि ये एंगल कितना होगा? थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या लिखोगे? tan थीटा बराबर क्या लिखोगे? अरे भाई किससे थीटा जुड़ा है? √3 से, 1 से तो नहीं जुड़ा था। तो यहाँ पे क्या 1 ऊपर साइन आता है ना, 120 डिग्री है तो क्या 90 + 30 लिख लें, और यहाँ पे प्लस कॉस 90 + 30। साइन 90 + थीटा क्या होता है? साइन 90 + थीटा कॉस थीटा, तो कॉस 30 का वैल्यू √3/2 अपॉन √3, और कॉस यहाँ कितना? -1/2। तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा? √3/2 √3 - 1। तो जब इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे? क्या लिखोगे बोलो? साइन ω t प्लस tan इनवर्स, फाई की जगह tan इनवर्स √3/2 √3 - 1। थोड़ा कठिन हो गया, तब इतना कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन नहीं आएगा, बट ठीक है। अरे क्लियर है, कठिन क्या है, बस ये थोड़ी सी कैलकुलेशन है। हाँ बाबू, कौन सा वाला? ये tan इनवर्स, ये वाला? हाँ अच्छा, बढ़िया सवाल पूछे हो। साइन 90 + थीटा क्या होता है? साइन 90 + थीटा कॉस थीटा। अरे क्लियर है। अगर हमको कहीं कॉस थीटा लिखा है, हमको साइन बनाना है, तो हम इस थीटा में क्या जोड़ देंगे? 90 डिग्री। समझ गए ना? किसी भी कॉस को साइन बनाना है तो उसमें 90 डिग्री जोड़ दो। तुम घटा भी सकते हो, तुम्हारे दिमाग में एक ख्याल आ सकता है कि सर घटा देंगे तब भी बन जाएगा, लेकिन घटाते नहीं है, तो बताएगा क्यों? साइन चेंज नहीं होगा। ω t नेगेटिव नहीं हो सकता, ω t हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव। तो जैसे ही आप 90 - थीटा लिखे तो आपका थीटा ω t कैसा बन गया? नेगेटिव। वो नेगेटिव नहीं हो सकता। चलिए एक सवाल और बनाइए, एक सवाल और बनाइए, ये लीजिए। अगर हम कहें आपसे कि y1 बराबर दे रखा है कितना? y1 बराबर दे रखा है 5 sin ω t प्लस π/6। ठीक है ना? और दूसरा दे रखा है y2 दे रखा है 20 cos ω t प्लस प्लस π/6। क्लियर? तो बताइए वाई नेट कितना होगा? वाई नेट बताइए कितना होगा? वाई नेट बताइए। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वाई नेट?
y2 लिख पाएंगे? क्या लिखेंगे? 20 कॉस की जगह क्या हो जाएगा? साइन ओमेगा टी प्लस पाई/6 प्लस पाई/2। माइनस मत लिखिएगा, प्लस पाई/2। तो फेज डिफरेंस कितने का है? अरे फेज डिफरेंस कितने का है दोनों में भाई? दोनों में फेज डिफरेंस 90 डिग्री का है ना यार। तो पहला वाला कितना है? 5। दूसरा वाला कितना है? 20। समझे कि नहीं? 90 डिग्री क्यों बनाए ये समझ आया भाई? 90 डिग्री क्यों बनाए समझ आया? क्यों बनाए भाई? फेज डिफरेंस देखोगे तो इन दोनों के बीच में कितना है? 90। कितना है? फेज डिफरेंस देखने के लिए ये भी साइन होना चाहिए और ये भी साइन। पता चला एक साइन है और एक कॉस, और फेज डिफरेंस देख लिए तो मामला खराब हो जाएगा भाई। तो कितना हो जाएगा? 425 हो जाएगा क्या एम्पलीट्यूड? कितना हो गया? √425। एंगल भी निकाल सकते हैं। tan इनवर्स क्या बराबर? परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan इनवर्स 4। तो अगर मान लो तुमको फाइनल इक्वेशन लिखनी हो तो क्या लिख सकते हो? क्या लिखोगे? √425 और क्या? और बोलो, और बोलो। साइन साइन ओमेगा टी प्लस प्लस tan इनवर्स 4। हो गया काम? हो गया काम? √425 साइन ओमेगा टी प्लस tan इनवर्स 4। तो ठीक है, चलो बढ़िया। आ जाओ आगे बढ़ो। इसके बाद अगला हिस्सा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ एसएचएम, कि कैसे हमको पता चलेगा कि इक्वेशन ऑफ एसएचएम है कि नहीं है। तो एक तो ये मेथड सीख लिए। मान लो अगर हम तुमको ऐसे कोई इक्वेशन लिख दें, √3 साइन ओमेगा टी। सिंपल सोचो, अगर ऐसे जनरल फॉर्म बना दें कि हम ऐसे लिख दें a साइन ओमेगा टी प्लस b साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, क्या ये इक्वेशन ऑफ एसएचएम है? अरे है कि नहीं है यार? है ना? यही तो डेराइव किया हो अभी। और दूसरा अगर मान लो हम ऐसे लिख दें y बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी, है कि नहीं है? यहाँ एक और बी कांस्टेंट अपने पास, चाहे साइन कॉस का पेयर हो चाहे कॉस साइन का पेयर हो, क्या इक्वेशन ऑफ एसएचएम बनेगा? अरे बनेगा ना? पक्का? अच्छा मान लो हम तुमसे कहें, ये तो मान लो बेसिक तरीका हो गया, जनरलाइज्ड फॉर्म हो गया कि हमको रिड्यूस करने आ गया तो हम इसको कन्वर्ट कर पा रहे हैं साइन के फॉर्म में। लेकिन अगर मान लीजिए हम आपसे कहें कि हम आपके लिए लिखे हैं y बराबर 2a साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। हम पूछ रहे हैं कि बताइए ये इक्वेशन एसएचएम की इक्वेशन है कि नहीं है? तो क्या करें? है। कैसे पता? तो उससे क्या फायदा होगा? स्क्वायर लगा हुआ है। हाँ, मैं आपको एक जनरलाइज तरीका आपसे पूछूं कि आप कैसे बताओगे, एक एक मेथड बताओ। जैसे तुमको ऊपर वाले मेथड पता चल गया कि सर इसको हम रिड्यूस कर पाएंगे, हम कह रहे हैं इसमें क्या करोगे कि तुम ये बता पाओगे इक्वेशन ऑफ एसएचएम है? बोलो बोलो बोलो। क्या इसको लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो? क्या होगा? y बराबर 2a कॉस स्क्वायर ओमेगा टी को क्या लिख सकते हो? 1 माइनस की 1 प्लस? हाँ बोलो। 1 क्या लिखे? 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी साइन 2 थीटा। माँ खोपड़ी मुझे गधेड़े। क्या लिखेंगे भाई? क्या लिखेंगे नेता? बोलो भाई। इसको लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करो पहले। लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा? कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला नहीं जानते हो बे तुम लोग? नहीं जानते हो? बग गधा। अरे दादा हो ये मालिक हो, बहुत दुख है। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है नेता 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अरे समझ आया? सोच तेरे पास कॉस स्क्वायर थीटा था कि नहीं था? तो तूने इसको क्या लिखना है? 1 यहां आ जाएगा तो 1 प्लस
बोल बोल बोल। 1 + cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 1 + cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कट जाएगा। थीटा का मतलब क्या है अपने पास? थीटा का मतलब क्या है? अरे ओमेगा टी है ना। तो cos 2 ω t डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 गया तो y बराबर क्या हो गया? तो a, और यहाँ पे कितना 1 + cos 2 ω t। अरे है कि नहीं है? अरे इक्वेशन ऑफ एसएचएम है कि नहीं है? अरे cos 2 ω t एक पीरियोडिक फंक्शन है और 1 तो कांस्टेंट है ना, तो ये इक्वेशन ऑफ एसएचएम होगा। अरे क्लियर है? वैसे हम तुमको एक बात बताएं, किसी भी इक्वेशन को आइडेंटिफाई कैसे करना है। मान लीजिए हम आपको दे दिए कि y एज अ फंक्शन ऑफ t, बताइए ये इक्वेशन ऑफ एसएचएम है कि नहीं है। तो आपको कुछ करना नहीं है, इसको 2 बार डिफरेंशिएट करना है। dy/dt करेंगे, ये क्या हो जाएगा? f डैश t। फिर उसके बाद एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो f डबल डैश t। जब f डबल डैश t को देखेंगे ना, तो ये आपके पास ऐसे बनेगा -(ω²y), मतलब एक कांस्टेंट के साथ y के टर्म में। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, ये जनरल तरीका है किसी भी इक्वेशन को आइडेंटिफाई करने का कि वो इक्वेशन ऑफ एसएचएम है कि नहीं है। जैसे मान लीजिए हम आपसे एक सवाल कह दें कि हम आपको दिए हैं y बराबर, सिंपल अपना a sin ω t प्लस b cos ω t। आपको पता है कि इक्वेशन ऑफ एसएचएम है, लेकिन जो मेथड आप पढ़े हैं उससे सोचिए तो क्या dy/dt कर सकते हैं? क्या मिलेगा? a साइन की जगह क्या हो जाएगा? cos ω t इंटू ओमेगा। अरे होगा ना। और यहां पे क्या हो जाएगा? -(b sin ω t)। क्या एक बार और डिफरेंशिएट करें? क्या बनेगा जी? -(ω²) a sin ω t माइनस (b)(ω²) cos ω t। अब हम कह रहे हैं इसमें से -(ω²) को बाहर कर लो, क्या बचा? a sin ω t प्लस b cos ω t। क्या ये y है? अबे क्या ये y है? तो देख क्या बना, d2y/dt2 बराबर -(ω²y)। अरे है कि नहीं है? नहीं आया? आया? पक्का? चल आ जा, फिर एक और बात बता दो जरा, ले देख तो। हम कह रहे हैं कि अपने पास एक इक्वेशन दे रखा है sin ω t प्लस √3 cos ω t। बताओ टाइम पीरियड क्या होगा इसका? ये एक इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है, इसका तुमको बताना है। टाइम पीरियड तो बता ही लोगे, तो दिख ही रहा है ओमेगा है। तुम मुझे बता दो इसमें कि अगर हम कह दें कि जो भी पार्टिकल ये काम परफॉर्म कर रहा था, पहले तो ये बताओ कि इक्वेशन ऑफ एसएचएम है कि नहीं है? अरे है ना? है ना? एम्पलीट्यूड बताओ फाइनल क्या होगा? ए नेट। ए नेट क्या लिखोगे? ए नेट क्या लिखोगे? एक अपने पास 1 हो जाएगा और दूसरा कितना हो जाएगा? √3। क्या 90 डिग्री का फेस डिफरेंस है यार? अरे कॉस और साइन के बीच में 90 डिग्री ना, तो कितना हो जाएगा? कितना? 2। यहां पे 2, √3 का 3 और इसका 1, तो ए नेट क्या लिखोगे? 2 साइन ω t प्लस फेस डिफरेंस थीटा, क्या परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये अपने पास √3/1, तो भाई पाई/3 की पाई/6, पाई/3। अरे tan60 का वैल्यू √3 होता है ना यार। ये एनेट ही तो है। अरे वही वाई नेट यार। हाँ हाँ भाई समझ गए दादा, माफ करो। वाई नेट बराबर कितना? 2 साइन ω t प्लस पाई/3। किसी भी गिवन इक्वेशन को देख के बता पाओगे कि एसएचएम की इक्वेशन है कि नहीं है बता पाओगे? चलो इसको बताओ। मान लो हम लिखे y बराबर e⁻³ e⁻³ बताओ दिस द इक्वेशन ऑफ एसएचएम और नॉट? हवाबाजी मत करना, कैलकुलेट करके बताना।
नहीं है, नहीं है, क्या किए हो? डबल डिफरेंशिएशन, dy बाई डी टी किए हो तो क्या बना है? माइनस -3 × e⁻³ और फिर d2y/dt2 किए हो तो, हाँ भाई, यार 9 हो गया ना, e⁻³ e⁻³ को तो y तो लिख लोगे, लेकिन यहां माइनस साइन नहीं आया, तो दिस इज नॉट द इक्वेशन ऑफ एसएचएम। अरे क्लैरिटी है, ये इक्वेशन ऑफ एसएचएम नहीं है। कई बार हम इस मेथड से जाते हैं, इस माइनस का ध्यान नहीं देते हैं। समझ आया? तो क्या हुआ, इट इज नॉट फॉलोइंग d2y/dt2 इक्वल्स टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर y, तो इस वजह से ये इक्वेशन ऑफ एसएचएम नहीं है। अरे क्लैरिटी है? हाँ, चल, मतलब आइडेंटिफाई कर ले जाओगे मोटा मोटा कि कौन सी इक्वेशन ऑफ एसएचएम है कि कौन सी नहीं है। मान लो अगर हम तुमसे कहें कि हम कह रहे हैं कि इन अ पीरियोडिक मोशन द एनर्जी एसोसिएटेड बाय द पार्टिकल, the energy associated by the particle is equal to 3x square minus 4x plus 5। अरे क्लियर है? हम तुमसे पूछे हैं कि बताइए वो पीरियोडिक मोशन एसएचएम है कि नहीं है, एसएचएम है कि नहीं है, ये पोटेंशियल एनर्जी गिवन है, क्या करोगे? आइडेंटिफाई करो एसएचएम है कि नहीं है, क्या करोगे? फोर्स निकालोगे, फोर्स निकालोगे। अरे भाई पोटेंशियल एनर्जी से तो फोर्स ही निकालते हैं, अभी तो कराया क्वेश्चन। तो एफ बराबर क्या, माइनस ऑफ डी यू बाई डी एक्स, करके देखो क्या आ रहा है, क्या आ रहा है भाई? 6x-4, तो माइनस साइन में 6x-4, क्या इक्वेशन ऑफ एसएचएम है? माइनस, अरे है बे, गजब आदमी हो बे तुम लोग। x के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और यहां क्या लगा है, माइनस साइन, तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस x, तो इक्वेशन ऑफ एसएचएम है। अरे है ना? अब इससे जो भी सवाल पूछ ले कि बताओ मीन पोजीशन कहां होगा, तो मीन पोजीशन पे नेट फोर्स क्या करोगे, 0। मीन पोजीशन के लिए क्या लिखोगे, मीन पोजीशन के क्या लिखोगे, 6x-4 बराबर 0, तो x बराबर कितना, 2/3, x बराबर कितना, 2/3। समझ पाए? कठिन सवाल नहीं है। इसके बाद एक और बात होती है, थोड़ा सस्ता सा ही है, देख लो क्या है, कि टाइम पीरियड ऑफ, दिस इज द लास्ट पार्ट, हाँ पता है मुझे, इसी वजह से कह रहा हूं, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेटिंग फ्लूइड, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेटिंग फ्लूइड। मान लो हम तुमसे कहें कि ऐसे एक पाइप है, इधर एंगल बन रहा है अल्फा और इधर एंगल बन रहा है बीटा, और इसमें ऐसे पानी स्थिर है, अरे है ना, इस पानी का टोटल मास m है, अगर इस पानी को हम स्लाइटली डिस्प्लेस करके छोड़ दे तो क्या ये पानी एसएचएम करेगा? अरे भाई इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करके छोड़ दोगे तो क्या एसएचएम करेगा? नहीं करेगा। अबे करेगा भाई, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा कि नहीं, ये वाला पानी नीचे जाएगा, तो ये नीचे गया तो इधर का प्रेशर कम हुआ, और ये ऊपर गया तो इधर का प्रेशर ज्यादा, फिर ये प्रेशर लगाएगा तो ये कहां जाएगा, नीचे, फिर ये ऊपर जाएगा, और कंटिन्यूअसली एसएचएम करेगा, करेगा ना? अच्छा, तो ये बताओ एक्स्ट्रा फोर्स क्या भाई साहब, एफ एक्स्ट्रा, यहां पे जो एक्सटर्नल फोर्स आ रहा है या जो रीस्टोरिंग फोर्स आ रहा है, क्या प्रेशर डिफरेंस की वजह से आ रहा है? अरे आ रहा है, तो एफ रीस्टोरिंग क्या लिखोगे, एफ रीस्टोरिंग क्या लिखोगे? मान लो हमने कहा कि हमने इस फ्लूइड को यहां से दबाया वाई, तो ये फ्लूइड क्या यहां से ऊपर जाएगा भाई? अरे जाएगा ना। और क्या फोर्स बराबर क्या पढ़े हो, प्रेशर इंटू एरिया, तो क्या डीपी इंटू ए लिखा जा सकता है? और प्रेशर देखो कितना चेंज हुआ, इसमें कुछ घटा H1 और इसमें कुछ H2 बढ़ा, नहीं आया, इसमें जितना घटा है इसमें उतना बढ़ा है, तो यहां पे क्या लिखोगे, डीपी बराबर रो जी H1 प्लस H2, रो जी H1 प्लस H2, काहे H1 प्लस H2, H1 माइनस H2 काहे नहीं हो?
अरे भाई जब ये पानी नीचे आ गया तो इस पानी का रेफरेंस लेवल ये हो गया, तो यहां से ये कितना ऊपर है, यहां से H1 गिरा है और यहां से H2 गया है, तो टोटल ऊपर कितना गया है, H1 प्लस H2। पता नहीं क्या है ये सब। अरे हो गया। H1 बराबर क्या लिखोगे, बोलो बोलो बोलो। H1 बराबर क्या लिखोगे, ये बीटा है कि नहीं है, अरे है ना। सोचो इस छोटे से हिस्से को मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाऊं तुम्हें, तो ये तुम्हारे पास y है, ये तुम्हारे पास H1 है, और ये वाला एंगल कितना है, बीटा। तो H1 बराबर क्या लिखोगे, H1 बराबर y साइन बीटा, H1 बराबर y साइन बीटा, तो ये क्या हो जाएगा, रो जी साइन बीटा, और H2 को क्या लिख सकते हैं, साइन एल्फा, साइन एल्फा, और यहां पे क्या लिखेंगे, इंटू वाई, दोनों में से वाई कॉमन कर ली। अरे H1 बराबर आ गया y साइन बीटा, और इस वाले ट्रायंगल से, इस वाले ट्रायंगल से ये तुम्हारे पास y है, ये तुम्हारे पास H2 है, और H2 तुम्हारे पास क्या आ गया, y साइन एल्फा, y साइन एल्फा, तो ये कितना हो गया, रो जी साइन बीटा प्लस साइन एल्फा इंटू वाई। और क्या यहां माइनस साइन लगा दे, क्योंकि फोर्स किस नेचर का है, जिधर डिस्प्लेस हुआ उधर लग रहा है, उसके ऑपोजिट, ऑपोजिट साइड ना, तो रीस्टोरिंग नेचर का है कि नहीं है? हाँ ए छूट गया, ए छूट गया, तो इसको अपन ऐसे लिख लें, यहां लगा है माइनस साइन, यहां लगा है ए, और यहां वाई, क्या ये एसएचएम कांस्टेंट हो जाएगा, अरे होगा कि नहीं होगा, टाइम पीरियड का फॉर्मूला, टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट ऑफ m/k, 2 पाई अंडर रूट ऑफ m/k, तो m/k की जगह कितना हो जाएगा, रो जी साइन बीटा प्लस साइन एल्फा, अरे क्लियर है, इंटू ए, ये तुम्हारे पास टाइम पीरियड हो गया। याद था फॉर्मूला आज के पहले, नहीं था, याद कर लो, मतलब वैसे तो अभी आज तक कभी पूछा नहीं गया है, बट बहुत सारे मॉड्यूल्स में मेंशन है, तो कर लो। हाँ अपने में भी है। अच्छा इसी को अगर हम यूट्यूब बना दे तो, ए भैया सोचो, अगर यूट्यूब बना दे तो क्या होगा, इधर भी एंगल कितना, इधर भी एंगल कितना 90, इधर भी एंगल कितना 90, अरे क्लियर है, साइन 90 का वैल्यू, साइन 90 का वैल्यू क्या 2 रो जी ए हो जाएगा, अरे होगा कि नहीं होगा। मास को क्या डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकते हो, डेंसिटी इंटू, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, क्या लिखोगे, ए इंटू एल की ए इंटू 2L, बोलो बोलो बोलो। अरे पानी इसमें भी है और पानी इसमें भी है ना, तो 2 से 2 कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, रो से रो कट जाएगा, टाइम पीरियड निकल के आएगा T = 2 पाई अंडर रूट ऑफ L/G। अरे बात समझे कि नहीं, सब कट जाएगा, 90 डिग्री डाल के देखना, मास की जगह वैल्यू डालना, थोड़ा घर से ट्राई करके आना, कल इसका पूरा जितना एसएचएम पढ़े हैं आज तक सारे एसएचएम का शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, और शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद स्टार्ट करेंगे अपना नया टॉपिक, टॉपिक का नाम है वेव्स, ठीक है ना।